नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपने मिशन शुरू कर रखा है कक्षा 9 ओल्ड बुक जो आरबीएससी ने जारी कर रखी थी, उसका विस्तार से अपन वर्णन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और उसमें राजस्थान अध्ययन का भाग फर्स्ट जो है, उसमें राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हो जाए तैयार, देखते हैं अगला चैप्टर। आज कच्छावा वंश और अन्य वंशों की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। कौन कौन प्रतापी शासक हुए, कौन कौन से युद्ध लड़े और कहां उनको विजय प्राप्त हुई, आदि विभिन्न घटनाक्रमों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में साथियों क्लास को शुभारंभ करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करे, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों, इन्हीं विचारों के साथ में अपनी क्लास को शुभारंभ करते हैं। जिन साथियों ने सर्वा क्लासेज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो अपना है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लास से वंचित नहीं रहेंगे। तो आज देखेंगे अपन क्या आज देखने वाले हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजस्थान के प्रमुख राजवंश अपन देख रहे हैं और उसमें आज कच्छावा वंश से शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन से वंश यहाँ पे हुए हैं उनके बारे में। तो कच्छावा वंश कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कौन इसका शासक था, आदि आदि बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। हो जाए तैयार सभी साथी। कच्छावा वंश कच्छावा वंश की अपन चर्चा करते हैं, जो मुख्य रूप से इनका संबंध अपने जयपुर से है। उस समय ये जयपुर आमेर कहलाता था, तो यहाँ से इसका संबंध है। यहाँ के कौन कौन प्रतापी शासक हुए, किस तरह से उन्होंने युद्ध किया, कौन कौन से युद्ध लड़े, विभिन्न बातों पर अपन चर्चा विस्तार से करते हैं। कच्छावा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। इसको प्रारंभ में मीणों और बड़गुजरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सवाईमाधोपुर है, जयपुर है, दौसा है, करौली है, यहाँ गुजर और मीणों का इलाका मुख्य रूप से है। तो इस भाग में इनका सामना कच्छाओं को स्टार्टिंग में करना पड़ा। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुल्हे राय महत्वपूर्ण, दुल्हे राय ही माना जाता है इस वंश का प्रमुख शासक, दुल्हे राय। और पृथ्वीराज बड़े भाई प्रभावशाली रहे हैं। इस भाग में दुल्हे राय और पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली रहे। इन्होंने दौसा, रामगढ़, खोह, झोटवाड़ा, गेटोर और आमेर में अपने राज्य में इन सभी को शामिल करके राज्य का विस्तार किया। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। हमने पढ़ा है खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की पराजय हो गई थी और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। पराजय के पीछे कई कारण थे। राणा सांगा और उसकी सेना जो थी वो बाबर के सामने, उसके तोप खाने के सामने टिक नहीं पाई। बाबर के पास में आधुनिक तोप खाना, उसी समय का आधुनिक तोप खाना था, और घोड़ों ने तोपों की आवाज से यहाँ इनके घोड़े और हाथी थे वो घबरा उठे थे, उस वजह से तोपों का सामना वो नहीं कर पाए। इसके अलावा बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था, तो मुगल सेना है बड़े जोर शोर के साथ में इस युद्ध में लड़ी थी। इस वजह से सांगा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर भी पृथ्वीराज इस युद्ध में राणा सांगा के साथ थे। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कच्छाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। गृह कलह तथा अयोग्य शासकों ने से राज्य निर्बल हो गया था। 1547 में भारमल ने आमेर की बागडोर अपने हाथ में ली। भारमल 1547 में आमेर का शासक बनता है और ये जो मानसिंह हुआ है उसका दादा भारमल। भारमल ने उदयीमान अकबर की शक्ति का महत्व समझा और 1562 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
और ऐसा माना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से यही बनता है, बहुत बार पूछ भी लिया गया है कि सबसे पहला शासक कौन था जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार की 1562 में ही, क्योंकि अकबर 1556 में शासक बना था, 13 वर्ष की अल्पायु में। और 62 की बात करें तो लगभग ये काल उसका पेटीकोट का शासन था। तो इस समय भारमल ने अकबर की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की और अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह, अपनी ज्येष्ठ पुत्री का हरकुबाई का विवाह अकबर के साथ में कर दिया। इसका मतलब पहला शासक जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। आमेर घराना कच्छावाई ही सबसे पहला भारमल था शासक जिसने अपनी पुत्री हरकुबाई का विवाह। यहाँ बहुत बार संदेह रहता है, अकबर जोधा फिल्म आती है ना, तो यहाँ पे जो अपनी बड़ी पुत्री उसका नाम यहाँ पे क्या है, हरकुबाई, उसका विवाह है। तो हरकुबाई का विवाह है भारमल ने किसके साथ में किया था, अकबर के साथ। अकबर की यह बेगम मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। अब इसका अकबर ने नाम क्या रखा, बेगम मरियम उजमानी। तो यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बेगम मरियम उजमानी इसका नाम रखा। भारमल पहला राजपूत था, शासक था जिसने मुगल यानी मुसलमानों यानी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो यहां से यहां तक ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बिल्कुल आता है, शोर आता है, तो ध्यान रखिएगा। भारमल के पश्चात कच्छावा शासक मान सिंह अकबर के दरबार के लिए योग्य सेनानायक था। तो मानसिंह इसलिए योग्य था, अकबर ने उसका महत्व समझा था। तो अपन देख रहे हैं कच्छावा वंश, कोई साथी आ गया 2 मिनट के लिए। तो भारमल के पश्चात कच्छावा शासक मानसिंह हुआ। हालांकि भारमल का पुत्र था मानसिंह, मानसिंह भारमल का क्या था, पुत्र था। तो पुत्र था भगवान दास, भगवंत दास भी आता है या भगवान दास भी आता है। और भगवान दास मुख्य रूप से 1576 में शासक बना था और 1589 तक ही ये शासक रहा था। तो ये कार्यकाल भगवान दास का था। अकबर ने इस भगवान दास को मुख्य रूप से राजा की उपाधि भी दी थी, है ना, राजा भगवान दास के नाम से। लगभग 5000 मनसबी था अकबर के शासनकाल में, भगवान दास के पास में 5000 मनसब भी था, भगवान दास के पास में था। ये विशेषताएं रही है, लेकिन मानसिंह और योग्य माना जाता है। और भगवान दास से आपको पता है कि अकबर को मनाने के लिए भी गया था जमा भट्टो, जलाल खा कोरची, मानसिंह, भगवान दास, है ना। और लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने थे, ये अपन ने पहले ही देख लिया था। अब है मानसिंह। रणथंबोर के 1569 के आक्रमण के समय मानसिंह और उसके पिता भगवान दास अकबर के साथ थे। मानसिंह को अकबर ने काबुल, बिहार, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बनाया था, ये भी आप ध्यान में रखें, पंजाब का सूबेदार भगवान दास को बनाया था। लेकिन मानसिंह जो था उसको अकबर ने मानसिंह के ऊपर ज्यादा विश्वास किया था, तो इसको काबुल भी भेजा था, बंगाल भी भेजा था और बिहार भी भेजा था। तो बिहार, बंगाल और काबुल जो है यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अब बात नवरत्न की आती है, तो अकबर के नवरत्न, तो अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। तो अकबर के नवरत्नों में मानसिंह था, महेश दास, बीरबल के नाम से आप काफी किस्से सुनते ही हो। बीरबल था, अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा है जी, अब्दुल रहीम खान खाना, ये खान खाना के उपाधि एक पंडित ही रमदास जी को। तानसेन संगीत के लिए काफी प्रसिद्ध रही है, रहा ही है।
टोडरमल, है ना, और हकीम हुकाम, और वह अंत में मुल्ला दो प्याजा। तो ये नवरत्न थे अकबर के, ये आप ध्यान में रखें। अकबर के नवरत्न मान सिंह, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान, खान तानसेन, टोडरमल, हकीम हकाम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये नवरत्न थे। इसमें मान सिंह प्रमुख नवरत्नों में शामिल था। उसे अकबर ने 7,000 मनसब, सबसे अधिक, सर्वाधिक किसी राजपूत शासक को अकबर ने सबसे अधिक विश्वास किया तो मान सिंह पर किया था, है ना। सबसे बड़ा किसी हिंदू शासक पर अकबर ने विश्वास किया तो सबसे बड़ा मनसब अकबर ने मान सिंह को दिया था, 7,000 मनसब, ठीक है ना। क्योंकि ये छोटी सी अवस्था में ही दादा थे अकबर की सेवा में 1562 में आ गए थे, जब अकबर अजमेर आया था उस समय, और मान सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, हरकुबाई का विवाह किया था। तो फिर भगवान दास आए और फिर मान सिंह, छोटी सी अवस्था में मान सिंह अकबर की सेवा में आ चुका था, तो उसने अकबर जो है उसकी वास्तव में अच्छी सेवा की थी। मान सिंह ने आमेर में शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया, और इसके समय दादू दयाल ने वाणी की रचना की। वाणी का संबंध किससे है? दादू दयाल से। तो दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी, किसके समय? मान सिंह के समय। मान सिंह के पश्चात से जयपुर मेदी आमेर के शासकों में अपन देखें तो मिर्जा राजा जय सिंह, इसको मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई जय सिंह, ये महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। तो मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1662 ईस्वी तक मिर्जा राजा जय सिंह का काल रहा है, और इस समय मुख्य रूप से आपको पता है 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मौत 1605 में हो गई थी, और इस समय उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठ गया था, और जहांगीर ने मुख्य रूप से मिर्जा राजा जय सिंह जो है उसको मिर्जा की उपाधि दी थी। ये उपाधि किसने दी? जहांगीर ने, याद रखिएगा इसको भी, जहांगीर ने। इस दौरान उसे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब दिया था, माफ कीजिएगा मिस्टेक कर दिया ना मैंने यहाँ पे, शाहजहां ने अच्छा शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब दिया था, और स्वाई का खिताब औरंगजेब ने दिया था स्वाई जय सिंह को, सही है। ये भी आप ध्यान में रखोगे, मिस्टेक के लिए सॉरी। तो शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभार चूक भी जाते हैं। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिण भारत भी भेजा था। जय सिंह ने पुरंदर की में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि करने के लिए बाध्य किया था। तो पुरंदर की संधि शिवाजी ने मुगलों के साथ में की थी, और यह पुरंदर की संधि काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि मराठों के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई थी ये 1665 के अंदर। पुरंदर की संधि के द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह ने मुगलों को खुश कर दिया था। 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया। इस प्रकार पुरंदर की संधि जय सिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी। जय सिंह ने के बनवाए आमेर के महल, जयगढ़, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करता है, और इसके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल था। तो बिहारी मल किसके दरबार में मुख्य रूप से था? जो जयसिंह के दरबार में था। जयसिंह ने क्या क्या बनवाया? तो आमेर महल का निर्माण करवाया,
और जयगढ़ का निर्माण करवाया। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और बिहारी मल किसके दरबार में प्रमुख कवि रहा है? तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। उसके बाद में अगला शासक आता है स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह द्वितीय। स्वाई जयसिंह द्वितीय ना, तो कच्छावा शासकों में स्वाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 तक अद्वितीय स्थान रहा है इनका। और इनको स्वाई की उपाधि मुख्य रूप से औरंगजेब ने दी थी। वह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद्य, विद्वान और साहित्यकार तथा कला का पारखी था। वह मालवा का मुगल सूबेदार रहा। जयसिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह के सहयोग से जाटों का दमन करने का प्रयास किया और दमन भी किया। स्वाई जयसिंह ने राजपुताना में अपनी स्थिति मजबूत करने और मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा के अंदर, हुरडा नामक जगह, राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह काफी महत्वपूर्ण बिंदु है स्वाई जयसिंह का। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हुरडा सम्मेलन कब और वर्तमान में हुरडा कहां पे है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। और ये हुरडा का आयोजन किसने किया था? स्वाई जयसिंह ने। तो ये भी ध्यान रखिए, स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने स्वाई जयसिंह को स्वाई की उपाधि से नवाजा था। ठीक है ना, याद रखिएगा। औरंगजेब। ठीक है, इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि के शासकों ने भाग लिया था। परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। कि उद्देश्य क्या था? कि सभी राजपूत शासक मिलकर के इस मारवाड़ की से राजपुताना की सुरक्षा करेंगे और आपसी वर्चस्वी की लड़ाई के कारण ये जो हुरडा सम्मेलन है वो अपने उद्देश्य के अंदर सफल नहीं हो पाया। राजस्थान के शासकों में स्वार्थ भिन्न भिन्न थे। स्वाई जयसिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर स्वयं वहां का सर्वेसर्वा बन बैठा। परंतु बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी ने, जो जयसिंह की बहन थी, मराठा मल्हाराव होलकर को अपनी राखीबंद भाई बना करके धन और का लालच देकर बूंदी आमंत्रित कर लिया, जिससे होलकर और सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना है ना, बहुत बड़ी घटना है। स्वाई जयसिंह बूंदी को अपने अधीन रखना चाहता था, लेकिन बूंदी शासक बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी, कौन थी? अमर कुंवरी। पूछते हैं यहां से ये लाइन, तो याद रखिएगा कि कौन ये? जयसिंह की बहन थी। तो इसने मराठों को आमंत्रित कर लिया राजस्थान के अंदर और मल्हारराव होलकर को अपना राखी भेजी और अपना भाई मान लिया और धन का लालच भी दिया। तो मराठे यहाँ अब आक्रमण करने के लिए राजस्थान में प्रवेश कर गए, राजपुताना में प्रवेश कर गए। तो ये आप ध्यान रखोगे, कौन थी ये? अमर कुंवरी थी, जिसने तो बुद्ध सिंह की पत्नी थी और मराठों को आमंत्रित किया था। स्वाई जयसिंह संस्कृत फारसी का विद्वान होने के साथ गणित, खगोल शास्त्र का असाधारण पंडित भी था। उसने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई। उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा। ये तो कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। अब ये नाम बहुत कम जगह मिलता है, राजस्थान के अध्ययन में ही मिलता है ये बातें। ये ऐसा किसने किया था? जयसिंह ने। खगोल शास्त्र का पारखी था और उसने खगोल शास्त्र का पारखी होने के नाते उसने नक्षत्रों की जानकारी लेने के लिए एक शुद्ध सारणी तैयार की। उसका नाम रखा गया जीज मोहम्मद शाही, और ये मुगल सम्राट को खुश करने के लिए उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। अब जयसिंह कारिका है तो जयसिंह ने लिखा, ये भी आप ध्यान में रख ही लोगे। जयसिंह कारिका किसने लिखा है? जयसिंह ने।
जिसका संबंध किससे है? ज्योतिष से है, ठीक है ना। सवाई जय सिंह की महान देन जयपुर है, जिसकी उसने 1727 में स्थापना की थी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। प्रश्न बहुत बार पूछा, जयपुर का वास्तुकार कौन था? संस्थापक सवाई जय सिंह था 1727 में, और इसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। तो यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट जयपुर की लाइन है, यहां से खूब बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आवश्यकता याद रख लीजिएगा। नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत और यूरोप में अपने ढंग का अनूठा है, जिसकी समकालीन और वर्तमान कालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ प्रशंसा की। जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, उसी के नजदीक पास में ये नाहरगढ़ का किला भी है, ठीक है ना। तो कभी जाओ तो आप जरूर देखें, बहुत अच्छा किला है। जयगढ़ किले में जयबान नामक तोप रखवाई जयसिंह ने। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, है ना। जंतर मंतर, शोर वेधशालाएं बनाई। देखो, जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस 5 जगहों पर जंतर मंत्र का निर्माण, शोर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान है जहां पे सवाई जयसिंह ने शोर वेधशाला नहीं बनाई? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, ये 5 है, आप ध्यान रखोगे। जो ग्रह नक्षत्र आदि की गति को सही तौर पर जानने के लिए बनाई थी जयपुर में, इसका नाम जंतर मंत्र है। में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जानते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सूर्य घड़ी किस नाम से जानी जाती है? सम्राट यंत्र के नाम से, ठीक है। जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि भी प्राप्त है। धर्म रक्षक होने के नाते उसने वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञ भी करवाए। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ऐसा कौन सा अंतिम हिंदू शासक हुआ है? सवाई जयसिंह, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। याद रख लीजिएगा, रख लोगे? रख लेंगे। इस प्रकार सवाई जयसिंह अपने शौर्य, बल, कूटनीति और विद्वता के कारण अपने समय की ख्याति प्राप्त कर चुका था, परंतु वह युग के प्रचलित दोषों से ऊपर न उठ सका। क्यों? कि मुगल काल था और उस समय वो कहते हैं ना कि इस भाव से बाहर नहीं निकल पाया था। मजबूरियां भी रही है भाई, बहुत सारी बातें मजबूरियों में बीत जाती है, आपको पता ही है। ठीक है ना। उसके बाद में अगला शासक आता है, अगला वंश आता है राठौड़ वंश। चले मारवाड़ में? चलो जी, मारवाड़ में चलते हैं। राठौड़ वंश राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित थे। इसमें जोधपुर, बीकानेर के राठौड़ राजपूत काफी प्रसिद्ध है। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंहा था। ये मूल पुरुष का नाम पूछते हैं तो आप ध्यान रखो, जोधपुर राज्य का मूल पुरुष कौन था? इस राठौड़ वंश का मूल पुरुष राव सिंहा को माना जाता है, ठीक है ना। जिसने मारवाड़ के एक छोटे से भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक गोहिलों, परमारों, चौहानों आदि राजपूत राजवंश की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली नहीं हो पाई। राठौड़ शासक राव जोधा इंपॉर्टेंट है। राव जोधा का प्रश्न बार बार आता है। तो राव जोधा, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है जोधपुर के अंदर मारवाड़ में, 1459 में जोधपुर बसाया, ये इसलिए इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वहां मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। उसके बाद में राव गंगा 1515 से 1532, और राव गंगा ने खानवा का युद्ध जो लड़ा था 1527 में बाबर के साथ राणा सांगा ने, तो उसमें राव गंगा ने 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है।
कि राव गांगा का संबंध कहां से है जिसने राणा सांगा की मदद की थी, और कितने सैनिक भेजे? 4000। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रख लोगे, मुझे पता है। इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गांगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा दिया था। उसके बाद में राव मालदेव, गंगा का ज्येष्ठ पुत्र, और मालदेव का तो नाम बहुत बार आता है, आपको पता ही है, इंपोर्टेंट शासक के रूप में आता है ना, मालदेव। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी और शक्ति संपन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडोन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। मालदेव की पत्नी उमादे रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, पता ना वो मालदेव। ये लाइन बहुत बार प्रभावित करती है हमें, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में इसको चिन्हित भी कर रहा हूं। मालदेव की पत्नी उमादे कहां की थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात हुई। ऐसा माना जाता है कि विवाह की पहली रात ये मालदेव से रूठ गई थी और ताउम्र ये मालदेव से इसने बात नहीं की थी, ऐसा माना जाता है। मालदेव ने साहेबा के मैदान में बीकानेर के राव जेठ सिंह को मारकर अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पूरी किया। अब देखो यहां प्रश्न आता है कि साहेबा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो मालदेव और राव जेठ सिंह के बीच में हुआ, यह आप ध्यान में रखोगे। मालदेव और राव जेठ सिंह के बीच में हुआ कौन सा युद्ध? साहेबा का, तो यह आप ध्यान में रखोगे। परंतु मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर में से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। शेरशाह से हारने के बाद जब हुमायूं, क्योंकि आपको पता है 1539 के अंदर शेरशाह सूरी से शेर खां पठान शेरशाह सूरी के नाम से शास्त्र बना था, शेरशाह से हुमायूं हार चुका था और वापिस भाग रहा था। ठीक है ना, वापिस भाग रहा था। उस समय उसने मालदेव से सहायता की प्राप्त करना चाहता था, परंतु वह मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गया। और यही वह अमरकोट है जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, जहां अकबर का जन्म हुआ था। इसी अमरकोट में हुआ था ना। तो मालदेव पर उसने सोचा कि क्या पता ये विश्वासघात कर जाए, तो हुमायूं अमरकोट की ओर आगे चल बढ़ा और अमरकोट में अपनी गर्भवती रानी को छोड़ करके आगे बढ़ गया था। और वहीं इस अमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है, पता ना आपको। मालदेव की सेना को 1544 में सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। ये कहानी तो पढ़ी होगी आपने कि सुमेलगिरी का युद्ध बहुत बार पूछा है। सुमेलगिरी, सुमेलगिरी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा? तो उसमें मालदेव की सेना यानी मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। कब? 1544 के अंदर। और यहां शेरशाह सूरी ने एक शब्द कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये लाइन बहुत बार पूछी गई, आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि इसमें मालदेव के सन्नायक जैता और कुंपा इतनी वीरता से लड़े थे। कौन? जैता और कुंपा, ये दोनों इतनी वीरता से लड़े और इनकी वीरता को देख करके शेरशाह सूरी घबरा गया था। तब उसने ये लाइन गढ़ी थी कि यदि मैं चूक जाता तो शायद हिंदुस्तान की बादशाह खो देता और इतिहास में नाम कुछ अलग होता या इतिहास भी बदल जाता। कहा जाता है कि युद्ध में के पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के दो सेनापति जैता और कुंपा को जाली पत्र लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढोंग रचा था। इस युद्ध में स्वामी भक्त जैता और कुंपा मारे गए। इसमें कहानी यह भी आती है कि जैता और कुंपा जो है वो काफी वीरता के साथ लड़े। मालदेव इस युद्ध से बाहर निकल गया था
क्योंकि मालदेव को ऐसा शक हुआ कि ये दुश्मन की सेना से मिल चुके हैं तो हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे, हो सकता है जेताकोंपा हमारे साथ धोखा कर ले। और यहाँ मालदेव ने भी, शेरशाह सूरी ने भी मालदेव के साथ में धोखा किया था। सेना जो है उसको एक बारात के रूप में लाया था और बारात के रूप में ला करके दुर्ग के आसपास में उसका पड़ाव डाल दिया और कहा कि हम बारात लेके जा रहे हैं और रात भर हमें यहाँ पे शय चाहिए, आराम चाहिए और मॉर्निंग में अपन निकल जाएंगे। तो मालदेव ने आश्वस्त कर दिया कि अरेस्ट कर सकते हैं आप। तो रात के समय मालदेव की सेना के ऊपर शेरशाह सूरी की सेना टूट पड़ती है आधी रात के समय। तो मालदेव सहमा ही नहीं था, सही ढंग से तैयार ही नहीं था इस युद्ध के लिए और अचानक युद्ध हो जाता है ना। तो शेरशाह की विजय होती है इस युद्ध में। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यह कथन किसका है? शेरशाह सूरी का, ठीक है ना। किसका है? शेरशाह सूरी का कथन है। तो आप इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। उसके बाद में अगला शासक आता है मालदेव का पुत्र चंद्रसेन। चलो, मालदेव के बाद में मालदेव का पुत्र चंद्रसेन, जिसको मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, पता ना, मारवाड़ का प्रताप। क्यों कहा जाता है कि इसने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लड़ता गया मुगलों से लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मालदेव के पुत्र चंद्रसेन जो एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर शासक हुआ है, अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। वंश गौरव और स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व है, वह है हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व में देख लेते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। और चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन का बड़ा भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 के अंदर मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। मोटा राजा उदय सिंह जो था उसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन चंद्रसेन ने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई, जोधपुर की राजकुमारी होने के नाते यह जोधाबाई कहलाती है। तो यह मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानबाई। ये भी आप ध्यान में रखोगे। वहां का नाम था हरकुबाई, उसका संबंध आमेर से है और यहाँ इसका नाम है मानबाई। और जोधपुर शासक की राजकुमारी या जोधपुर राज्य की राजकुमारी होने के नाते इसका नाम जोधाबाई भी आता है। का विवाह है किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ कर दिया। किसके साथ हुआ? जहांगीर के साथ। इसलिए अभी जो अकबर जोधा फिल्म आई थी उसका भरपूर विरोध किया था राजपूतों ने। अकबर जोधा, इस फिल्म का विरोध हुआ और विरोध इसलिए हुआ था कि जोधा अकबर की पत्नी थी नहीं, है ना। इस कारण से जोधाबाई तो किसकी पत्नी थी? अकबर के पुत्र जहांगीर की पत्नी थी। उसका साथ विवाह किया था मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का, ठीक है ना। तो यहां बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इसको भी इंपॉर्टेंट के रूप में तय कर लेंगे। यहां से प्रश्न आता है तो आप इजीली इसको सरल कर पाएंगे। इतिहास में इसका नाम जगत गोसाई, क्या नाम है? जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी वंश के गज सिंह का पुत्र अमर सिंह राठौर राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इनके नाम
के ख्याल राजस्थान के गांव में गाए जाते हैं। उसके बाद में मारवाड़ में आता है जसवंत सिंह। अगला शासक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में 1658 में हुआ था औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था, परंतु शाही सेना की पराजय हो गई। जसवंत सिंह को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया गया। अब शाही सेना और धर्मत का युद्ध ये क्या है? तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो धर्मत का युद्ध जो है क्यों वार कैसे हुआ, इसके पीछे कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जब शाहजहां बुढ़ापे के आसपास था तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। औरंगजेब, दारा, शुजा और मुराद, ये 4 दोनों पुत्र जो औरंगजेब शाहजहां के थे, ये चारों के चारों उत्तराधिकार के लिए लड़ पड़े। राज्य किसको अच्छा नहीं लगता भाई, उत्तराधिकार के लिए लड़े। जब ये उत्तराधिकार के लड़े तो इनके बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो यही युद्ध है औरंगजेब ने अंत में अपने भाइयों को निपटा कर जीता था, तभी औरंगजेब शासक बना था हिंदुस्तान का, है ना। तो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ गया था कौन? जसवंत सिंह। मुगल सेना के साथ हुआ था क्योंकि औरंगजेब विद्रोही था। औरंगजेब ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था कि मैं अब शासक हूं। इसलिए जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में 1659 में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था। फिर वापिस 1659 में किसके साथ हो गया है? शुजा के खिलाफ औरंगजेब के साथ हो गया है, परंतु मैदान में शुजा से गुप्त संवाद कर शुजा की ओर शामिल हो गया। तो उसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह जैसा वीर साहसी और कूटनीतिज्ञ था वैसा ही वह विद्या कला का प्रेमी भी था। उसने, अब देखो, ये कुछ काव्य भी लिखे इसने, क्योंकि ये विद्या का कला का अनुयायी था। तो भाषा भूषण नामक ग्रंथ भी लिखा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाषा भूषण नामक ग्रंथ किसने लिखा था? जसवंत सिंह ने, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में आता है मोहनोत नैणसी, उसका मंत्री था। जसवंत सिंह के दरबार में मोहनोत नैणसी था, और तो नैणसी ख्यात आती है, या मारवाड़ा प्रगनारी विगत 2 रचनाएं आती है इसकी, पता ही है आपको नैणसी की। एक तो नैणसी द्वारा लिखी गई 2 रचनाएं, नैणसी ख्यात, एक है मारवाड़ा प्रगनारी विगत, राजस्थान की ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में अनुपम ग्रंथ है। अब यहां से प्रश्न ये भी पूछते हैं कि इनका संबंध मारवाड़ा प्रगनारी विगत और नैणसी ख्यात में क्या लिखा गया है? तो राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन है इसमें, ठीक है ना। ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में इसमें वर्णन मिलेगा आपको। तो ये भी आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे, पता रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये था जसवंत सिंह। फिर आता है जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था। उसने अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय दिया। राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास, जिसने उसके जन्म से ही उसका साथ दिया था, बुरे लोगों के बहकाने में आकर के किसी अपराध के मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। बिना किसी अपराध के मारवाड़ से निकाल दिया। किसको? दुर्गादास को। किसने? अजीत सिंह ने निकाला था, है ना। तो ये जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह। और दुर्गादास, वीर राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब के विरोध करने के बावजूद भी अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया था। लेकिन अजीत सिंह समझ नहीं पाया दुर्गादास को कि वो कितना अपना हितैषी है, कितना मेरा प्रेमी है। तो बिना किसी अपराध के उसने दुर्गादास को यहां से निकाल दिया।
उसकी इस कृतज्ञता और उसके चरित्र पर कलंक की कालिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी। तो अजीत सिंह ने दुर्गादास को निकाला, ये कलंक लग गया था। और जसवंत सिंह ने क्या किया था पता आपको? जसवंत सिंह ने औरंगजेब की ओर से लड़ा, लेकिन सुजा के साथ मिल गया, वो उसके सिद्धांत के खिलाफ था, है ना, तो उसके वो कलंक लगा था। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर को अपनी सेना में मिला लिया था। अकबर, औरंगजेब का पुत्र अकबर है, ये अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। औरंगजेब का पुत्र अकबर है ये। तो अकबर को, औरंगजेब के पुत्र को दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से उसको अपने साथ ले लिया। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा को शरण देकर उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया था। किसने? दुर्गादास ने। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है, उसने जिससे इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जेम्स टोड ने उसे राठौड़ों का यूलिशेस कहा है। यह बहुत अच्छी बात है कि टोड ने किसको राठौड़ों का यूलिशेस कहा है, तो वीर दुर्गादास को। अब दुर्गादास जो है मुख्य रूप से उसके बारे में यदि अपन देखें तो कितनी अच्छी स्वामी भक्ति दुर्गादास की रही है, चर्चा करते हैं। अपन देख रहे हैं दुर्गादास राठौड़ की कूटनीति, लेकिन आपको पता ही है कि इतनी महत्वपूर्ण स्वामी भक्त कहेंगे राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को। राठौड़ जो थे वो आस्करण के पुत्र थे। आस्करण सिंह राठौड़ एक सामंत थे। पिता का नाम क्या था? आस्करण सिंह राठौड़, ठीक है। और इनको एक गांव दे रखा था सालवा, सालवा के जागीरदार थे ये। और इन्होंने जब पेशावर अभियान के तहत जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी ना, तो अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए दुर्गादास ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था साथियों। क्योंकि उनको पता था अल्पायु में, छोटी अवस्था में अजीत सिंह जब था, और उसको शासक बनाने के लिए औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया, कहीं उनको बंदी बना दिया गया। ऐसे समय में ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब उनको मरवा देगा, तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने स्वामी भक्ति दिखाई, अपना साहस दिखाया और उनको वहां से बाहर निकाल करके ले आया और उनका पालन पोषण करके मारवाड़ का औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शासक बना दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है वीर दुर्गादास राठौड़ का मारवाड़ की जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर। उसके बाद में अपन चलते हैं अगला, जोधपुर के राव जोधा का पुत्र राव बीका। राव जोधा का पुत्र राव बीका, जिसने बीकानेर की स्थापना की। 1488 में बीकानेर बसाकर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बीकानेर को बना दिया। राव बीका ने, बीका के पुत्र राव लूण कर्ण को इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? लूण कर्ण को। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए कि बीका का पुत्र था लूण कर्ण, उसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। बीकानेर के जैतसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ, जिसमें कामरान की पराजय हुई। अब बाबर के 3 पुत्र थे, बाबर की बात आ गई ना, तो बाबर के 3 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, एक कौन था? हिंदाल। तीन पुत्र थे बाबर के, है ना।
तो बीकानेर का जेशी जो था का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ था और कामरान की पराजय भी हुई, उसको हरा भी दिया था। 1517 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग ले लिया। अब यहाँ थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा कहें तो थोड़ा उलट जाता है। उलट जाने का मतलब बीकानेर शासक राव कल्याणमल जो था वो पहला बीकानेर का शासक था, बीकानेर का पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता 1517 में नागौर दरबार के अंदर स्वीकार कर ली थी। ये भी ध्यान रखोगे आप, अपने पुत्र राय सिंह के साथ, ठीक है ना। किसने? कल्याणमल ने 1517 में नागौर दरबार के दौरान। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गया। बीकानेर के नरेशों में कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है ना, याद रखना इसको। उसके बाद में भी महाराजा राय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल, कंधार अभियान किए। वह अपने वीरोचित तथा स्वामी भक्ति के गुणों के कारण अकबर तथा जहांगीर जो है का विश्वास पात्र बना। राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर किला जूनागढ़, इसका निर्माण करवाया। राय सिंह स्वभाव से उदार और दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपूताने का कर्ण कहा है। तो राजपूताने का कर्ण इसको कहा जाता है, राय सिंह को। इसको कहा जाता है राय सिंह को। ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उसे कैद कर मृत्युदंड दे दिया। फिर महाराजा करण सिंह हुआ, तो करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे कि जंगलधर बादशाह किसे कहा जाता है, तो महाराजा करण सिंह को। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। इस उपाधि का उपयोग बीकानेर के सभी शासक करते हैं। उसके बाद में शासक हुए महाराजा अनूप सिंह। ये भी वीर, कूटनीतिज्ञ और विद्यानुरागी शासक थे। अनूप सिंह ने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपोदय टीका लिखी थी। इसका मतलब विद्यानुरागी था तो अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, गीत गोविंद पर अनुपोदय नामक टीका। तो ये ग्रंथ किसके हैं? अनूप सिंह के। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन याद कर लें कि यहां से प्रश्न आता है तो हमें इनका उत्तर इस प्रकार से देना है। अनूप सिंह संगीत प्रेमी भी था। उसने दक्षिण में रहते हुए अनेक ग्रंथों को नष्ट करने होने से बचाया और उसे खरीदकर अपने पुस्तकालय के लिए ले आया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी उसने एकत्र करवाया था। आज अनूप पुस्तकालय बीकानेर के अंदर हमारे अलभ्य पुस्तकों का भंडार भी है, ठीक है ना। इसका श्रेय अनूप सिंह के विद्यानुराग को जाता है। दक्षिण में रहते हुए उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया और उन्हें नष्ट होने से बचाया। यह मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में सुरक्षित है। तो ये किसने सुरक्षा की थी? अनूप सिंह ने। उसके बाद में आता है किशनगढ़ में अगला बिंदु है किशनगढ़ के राठौड़। किशनगढ़ में भी राठौड़ सत्ता का पृथक केंद्र था जहां प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह हुआ था। और सावंत सिंह के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कृष्ण भक्त होने के कारण नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नागरीदास सावंत सिंह का नाम था, है ना। इसके समय किशनगढ़ में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहालचंद था जिसने विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी का चित्र बनाया था। तो निहालचंद ने बनाया था किसका चित्र? बनी ठनी का। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ से। चित्रकार कौन था? निहालचंद, ठीक है ना। और किशनगढ़ का सावंत सिंह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नागरीदास।
तो ये था किशनगढ़। उसके बाद अपन चलते हैं चौहान वंश की ओर। तो चौहानों का साम्राज्य और चौहान वंश, जिसमें अपन कई चौहानों की चर्चा विस्तार से करेंगे, जिसमें कानरदेव जालोर की बात भी करेंगे, रणथंभौर के चौहानों की चर्चा भी करेंगे, है ना, हाड़ौती के चौहानों की चर्चा भी अपन करेंगे। बहुत सारे बिंदु है यहाँ पे। फिर मध्यकालीन राजस्थान के में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियां हैं, उनकी बात भी करेंगे। तो चौहानों की चर्चा कर लेते हैं। चौहान वंश, हम चौहानों के अधिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विविध पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने आपको पता ही है त्रैन का युद्ध फर्स्ट और सेकंड लड़ा था, मोहम्मद गौरी के साथ में। फर्स्ट में जीता, दूसरे में मोहम्मद गौरी से हार भी गया था। तो ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। चर्चा कर ली कि भारत की राजनीति में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया उसने। चंदेल शासक के परमर्दिदेव के देशभक्त सेनानी आल्ला और उद्दल को मारकर 1182 में महोबा को जीत लिया था। तो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? आल्ला उद्दल, ये चंदेल शासक परमार्दिदेव के देशभक्त सेनानी थे, आला उद्दल। तो इसको किसने मारा 1582 में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और कौन सा प्रदेश जीता? महोबा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आला उद्दल का संबंध कहां से है। अपने जेता, कुंपा, गोरा, बादल, आला उद्दल, है ना। कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर चौहानों से विमनस्य हो गया। कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद, जयचंद की बात तो मैंने अभी की थी, ऐसा उल्लेख भी आता है, हम पढ़ते थे तब भी आता था कि ये पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसकी अपनी दिग्विजय में कन्नौज को शामिल करना चाहता था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों के विमनस्य का प्रमुख कारण बन गई। लेकिन चंद्रवरदाई लिखता है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि दोनों के मध्य शत्रुत्व का प्रमुख कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता। मैंने कहा था ना ये बहन थी, पुत्री थी, है ना, संयोगिता। ये जयचंद की पुत्री थी, ठीक है। तो ये भी उल्लेख आता है पृथ्वीराज रासो में, चंद्रवरदाई लिखता है इसके बारे में। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में त्रायन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया था। लेकिन आपको पता ही है तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में त्रायन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में की गई भूल के रूप में भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ भी है, क्योंकि अगले ही साल वापिस आ गया था 1192 में मोहम्मद गौरी ने, पता ना आपको। त्रायन का दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त कर दिया था। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्यकाल के आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा। उसके एक अच्छे सैनिक और प्रशासनाध्यक्ष का प्रमाण भी है, सिवाय त्रायन के दूसरे युद्ध में, क्योंकि उसी में हारा था। वो एक युद्ध मात्र में हारा था, सभी युद्धों में वो विजेता भी रहा। वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ साथ में गुणीजनों का सम्मान भी करता था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में जयानक, विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप उसके प्रमुख दरबारी कवि और लेखक हुए हैं। तो कौन कौन से हुए हैं? जयानक, विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप, 5 ऐसे विद्वान हुए हैं। तो चंद्रवरदाई सॉरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में हुए, है ना। तो इनको भाई आप ध्यान में रख लोगे। जिनकी कृतियां उसके समय में अमर बनाए हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? जयानक ने। जयानक, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज का आश्रित कवि था। तो ये दो
कृतियां बड़ी महत्वपूर्ण है। जनक, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप मेमोराइज कर ही लेना भाई, ठीक है ना। तो ये था पृथ्वीराज तृतीय। अब देखो उसमें कई उल्लेख है इसकी। तृतीय त्रयन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय है, इस युद्ध में हार गया था, मोहम्मद घोरी के साथ चला गया था। अब काफी सारी बातें आती है इसमें कि चंद्रवरदाई उसके साथ था, और जब दोनों को मोहम्मद घोरी जो था उसने बाग में या किले के नीचे बैठा रखा था, और वहीं चंद्रवरदाई के कहने पर, क्योंकि घोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को अंधा कर दिया था, कि जब वो अपने जरोगे से जनता को दर्शन दे रहा था उस समय इसने शब्द विधि बाण चलाया था। और एक पंक्ति भी आती है कि 4 बांस 4 पेड़ अष्टअंगुल परवान ताऊ पर राणा बैठा मत चुके चौहान, ऐसा कुछ उल्लेख भी आता है, आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे। तो ये पृथ्वीराज राशि में ऐसा उल्लेख आता है। क्या कारण है, कैसे इस पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई? एक जगह ऐसा भी उल्लेख आता है कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज तृतीय ने आपस में एक दूसरे को तलवार घोंप करके अपनी यह लाल समाप्त कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी दुश्मन के हाथों उनकी मृत्यु हो। यह भी उल्लेख आता है ना। चले रणथंबोर चलते हैं। अब वर्तमान का सवाई माधोपुर रणथंबोर का किला प्राचीन चौहानों का प्रमुख केंद्र, क्योंकि 1301 में अलाउद्दीन ने भी यहाँ पे अटैक किया था, आपको पता ही है। रणथंबोर चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। कौन था? गोविंदराज। महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हमीर का नाम सर्वोपरि है, और इसके बारे में आता है ना, हमीर हट चढ़े न दूजे बार, क्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजे बार, है ना, ऐसा उल्लेख भी आता है। यही हमीर है वो। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर के समय रणथंबोर पर असफल आक्रमण किया था। फिर अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जब वो चित्तौड़ विजय के लिए आ रहा था अलाउद्दीन, तो सबसे पहले रास्ते में रणथंबोर आया, तो उसके ऊपर अटैक किया था। इसका मुख्य कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना बताया। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। किसको? रणमल और रत्तीपाल। यह अपने समय के लिए एक प्रकार से कहें तो विश्वासघाती सेनानायक माने जाते हैं, है ना। रणमल और रत्तीपाल का नाम विश्वासघातियों के रूप में लिया जाता है। जिस प्रकार से गोरा बादल और जेता और कुंपा है, उनको वीर सेनानायक के रूप में जाना जाता है। हमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। अमीर की रानी रंगा देवी और पुत्री जौहर वर्त कर अपने धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर था। हमीर की पत्नी रंगा देवी और पुत्री, यह महत्वपूर्ण है, राजस्थान का पहला जौहर। ठीक है ना, राजस्थान का प्रथम जौहर था ये। हमीर के साथ ही रणथंबोर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हमीर के बारे में प्रसिद्ध है तिरिया तेल अमीर हट तजन चढ़े न दूजी बार, ना ये आगे नहीं लाइन पढ़ते थे, छोटे थे तब भी, अब भी पढ़ते हैं रात दिन। तो हमीर तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो तय कर लिया था कि एक बार में ही यदि शत्रु का सामना किया, वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन हार स्वीकार नहीं की। उसके बाद में आता है जालोर के चौहान शाखा। चले जालोर, चलो। जालोर के चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। कौन था? कीर्तिपाल। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर आता है, सही बात है। और किले का नाम सुवर्णगिरी आता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ भी कहते हैं। तो ये यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे, सुवर्णगिरी या सोनगढ़ किस किले को कहा जाता है? जालोर के किले को, जाबालीपुर के किले को, ठीक है ना। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की शाखा सोनगरा कहलाई। तो ये भी आप ध्यान रखो।
सोनगढ़ के कारण ही चौहानों की शाखा, जालोर वाली शाखा क्या कहलाई? सोनगढ़ कहलाई। ठीक है ना। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कानरदेव चौहान हुआ। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने के लिए 1308 में अटैक किया था, यानी 1303 में चित्तौड़ को जीतने के बाद वो आगे बढ़ा शिवाना की ओर। तो रास्ते में उसने जालोर में अटैक किया था। 1308 में शिवाना पर आक्रमण किया। उस समय चौहानों के एक सरदार जिसका नाम सातलदेव था, दुर्ग का रक्षक था, उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया और इसलिए उसके शौर्य की धाक राजस्थान में जम चुकी थी। परंतु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात कर दिया गया। भावला ये विश्वासघाती निकला सातलदेव के लिए, और इस कारण से शिवाना का पतन हो गया। अलाउद्दीन ने शिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि शिवाना जीतकर अलाउद्दीन उसका नाम क्या रखा? खैराबाद। ठीक है, याद रख लेना इसको। इस विजय के पश्चात 1311 ईस्वी में जालोर पर अटैक करके उसको भी जीत लिया। वहां का शासक कानरदेव वीरगति को प्राप्त हुआ। वह शूरवीर योद्धा, देशाभिमानी, चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस, सूझबूझ से किले के निवासियों, सामंतों और राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की थी। किसने? कानरदेव ने। तो 1311 में अब देखो क्रम चले अपन। 1301 रणथंबोर जीता अलाउद्दीन ने। 1303 चित्तौड़ जीता अलाउद्दीन ने। 1308 शिवाना जीता और 1311 जालोर जीता, कानरदेव को परास्त किया। तो ये क्रम है इनका। तो ये कई बार क्रम पूछ लेते हैं, तो ये आप याद रखो बहुत बार। ठीक है ना। उसके बाद में चले अपन। वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र का चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था, इसीलिए हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बुंदा, मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि बूंदी का नाम किसके नाम पर हुआ है? तो बुंदा मीणा। बहुत बार पूछा है और भी पूछ लेंगे, तो याद कर लो भाई, है ना। बुंदा मीणा की। कुंभकालीन राणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती के नाम से इसका उल्लेख भी आता है। राव देवा ने मीणाओं को परास्त कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया। तो ये भी आप ध्यान में रखो, बरसिंह हाड़ा ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। बूंदी का किला तारागढ़, बरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण किया। एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ कहां पे है? अजमेर के अंदर। एक तारागढ़ बूंदी के अंदर है। ठीक है ना। तो बरसिंह हाड़ा ने इस तारागढ़ का निर्माण करवाया था। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्तिचित्रों के लिए विख्यात रहा है। बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 में अकबर की दीनता स्वीकार कर ली। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है। अब ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहां पे है? बूंदी में। अब ये नहीं पूछेंगे कहां पे है, अब पूछेंगे कि किसका स्मारक है? तो शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना। अब शत्रुसाल 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में, अब सामूगढ़ का युद्ध किन के बीच में हुआ था ये भी ध्यान में रखोगे, है ना। तो शत्रुसाल लड़ा था औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से, यानी और जब औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया तो शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ शत्रुसाल वीरगति को प्राप्त हुआ था। बुद्ध सिंह उल्लेखायत है के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। ये पृथ्वीराज की बहन थी, बुद्ध सिंह की पत्नी, और उसने जब पृथ्वीराज ने, सॉरी माफ कीजिएगा दिमाग कहाँ चला गया,
बुद्ध सिंह को बूंदी के अंदर हस्तक्षेप करके अपने स्वाइजय सिंह ने इसको पदच्युत कर दिया था, पद से हटा दिया था। तब उसने मराठों से सहायता मांगी थी, बुद्ध सिंह की पत्नी ने, है ना, और उसको अपना राखी भेज करके सहायता मांगी, तभी मराठों ने मुख्य रूप से राजस्थान में प्रवेश किया था। यह उल्लेख भी आपने कर लिया है, पहले पढ़ ही लिया है। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंप दिया था और 1631 में नए राज्य के रूप में मान्यता दे दी। किसको? कोटा को। कब? 1631 में। याद कर लोगे? कर लो। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह इतिहास चर्चित व्यक्ति के रूप में रहा है। कोटा रियासत पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल से आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है। तो कौन सा ऐसा जिला जिसका नाम नंदग्राम मिलता है? तो कोटा। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट लाइन। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्र शैलियां विख्यात रही है और बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन भी हुआ है। वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात है। तो कोटा शैली किसके लिए है? शिकार के लिए प्रसिद्ध रही है। बूंदी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु पक्षियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कोटा शैली शिकार चित्रों के लिए और बूंदी शैली पशु पक्षियों के अंकन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ये था राजस्थान का प्रमुख है ऐतिहासिक बिंदु, जिसकी चर्चा अपन ने विस्तार से की है कि राजस्थान के ऐतिहासिक पहलू क्या क्या रहे, कब कब कौन कहां का शासक बना और क्या उनका योगदान रहा। अब है मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियां। तो इस पर विचार करेंगे अपन अगले क्लास में, है ना। आज की क्लास में साथियों इतना ही, लेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब और कह रहा हूं कर लेना। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, तो हम आपके लिए शानदार क्लासेज लेके आएंगे। और एक से बढ़कर एक ज्योग्राफी की है, इसके अलावा राजस्थान कला और संस्कृति से जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है उनका आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और क्लास को आप पूरा देखेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, अन्य साथियों को चैनल से जोड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।